हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज यूज्ड फॉर एजुकेशन पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अध्याय 35 मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हम एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण प्रयोगों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की। तो अपने एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने 3 आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए। सबसे पहले तो हम इन तीनों नियमों के बारे में पढ़ लेते हैं कि तीनों नियम कौन कौन से हैं। तो पहला है प्रभाविता का नियम, याद करेंगे साथ के साथ और नोट्स भी बनाएंगे साथ के साथ। दूसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम और लास्ट तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम जैसे ही शब्द आए, वाक्य आए, आपको 3 नियम दिमाग में आने हैं। प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यह क्लियर है, लिख भी लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से एक प्रश्न जो पूछा जाता है वो प्रश्न यह है कि कौन सा नियम किस प्रयोग के आधार पर दिया गया। कौन सा नियम किस प्रयोग के आधार पर दिया गया। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि मेंडल का प्रभाविता का नियम किस प्रयोग के आधार पर प्रतिपादित किया गया, तो इसका जवाब होगा एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर। मेंडल ने अपना प्रभाविता का नियम जो है वो एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर दिया था। हम एक संकर संकरण प्रयोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। यहां पर भी हम उदाहरण के द्वारा प्रभाविता के नियम को विस्तार से पढ़ेंगे, उस पर दोबारा चर्चा की जाएगी। दूसरा आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए ऐसा नहीं पूछा जाता, यह पूछा जाता है कि युग्मकों की शुद्धता का नियम किस प्रयोग के आधार पर दिया गया था। तो यह भी एक नंबर का प्रश्न बनता है और यह भी दिया गया था एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर। तो ये जो प्रथम 2 नियम हैं ये तो एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर प्रतिपादित किए गए। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम थोड़ा अलग है और यह मेंडल ने अपने द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर प्रतिपादित किया था। यह सबसे पहली बात है जो आपको याद रखनी है और यहां से प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट्स बना लेंगे। सेम जैसा मैंने लिख रखा है ऐसे ही आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लेंगे और इसको याद कर लेंगे। अब एक एक नियम पर विस्तार से एग्जाम में पूछा जा सकता है, उदाहरण सहित पूछा जा सकता है। तो हम भी एक एक नियम की विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रभाविता के नियम की। देखो प्रभाविता का नियम नाम से स्पष्ट है। आपको याद होगा कि जब हम एक संकर संकरण प्रयोग पढ़ रहे थे, एक संकर संकरण प्रयोग के दौरान हमने एक बात पढ़ी थी कि जब शुद्ध लंबे पादप का क्रॉस शुद्ध बौने पादप से करवाया जाता है। याद होगा आपको ये बातें। शुद्ध लंबे पादप का क्रॉस शुद्ध बौने पादप से करवाया जाता है तो यहां से कैपिटल टी और यहां से स्मॉल टी यानी लंबेपन का कारक और बौनेपन का कारक आपस में क्रॉस हो जाते हैं और फर्स्ट जनरेशन प्राप्त होती है कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन आपको ध्यान होगा कि यहां पर हमने देखा था कि जो फर्स्ट जनरेशन के जो पादप थे वो सारे पादप कैसे थे, वो सारे पादप लंबे थे। सारे पादप कैसे थे, लंबे थे। ये मैं आपको एक संकर संकरण प्रयोग में बता चुका हूं। हालांकि यहां पर हम पूरे एक संकर संकरण प्रयोग की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम केवल F1 जनरेशन की बात करेंगे। केवल किसकी, केवल F1 जनरेशन की बात करेंगे। तो आपने क्या देखा था कि सारे लंबे, जबकि कारक लंबे से भी आया है बौने से भी आया है। तो मेंडल ने इसी घटना के आधार पर ये जो उसने प्रेक्षण प्राप्त किया, इस प्रेक्षण के आधार पर मेंडल ने कह दिया था कि यार कारक दोनों से आते हैं, लंबेपन का कारक भी आता है बौनेपन का कारक भी आता है, पर दोनों कारकों में से एक कारक प्रभावी होता है। जैसे यहां पर लंबेपन का कारक प्रभावी है तो लंबेपन का कारक जो कि प्रभावी है कैपिटल टी, वो बौनेपन का कारक जो कि अप्रभावी है उसको प्रकट नहीं होने देता है। ये इसी बात को मेंडल ने अपने नियम के रूप में प्रतिपादित किया जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, प्रभाविता के नियम के नाम से जानते हैं। तो ये थी बात, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए इसको हटा देते हैं, अब परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा जैसा कि हमने समझा है वैसे ही परिभाषा आपको लिखनी है कि अच्छा ये बात तो हम पहले ही लिख चुके हैं कि ये नियम मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। यह हो जाती है परिभाषा कि इस नियम के अनुसार जब विपर्यासी लक्षणों वाले 2 शुद्ध जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है, जैसे लंबा और बौना, तो प्रथम पीढ़ी में वही लक्षण अभिव्यक्त होते हैं यानी प्रकट होते हैं जो प्रभावी होते हैं। जैसे लंबेपन का लक्षण प्रकट हुआ,
अच्छा, नियम तो यही प्रतिपादित हो गया था, लेकिन ये द्विसंकर संकरण पर भी लागू हुआ। जैसे पीले और गोल और पीले बीच का क्रॉस जब झुर्रीदार और हरे से करवाया था तो प्रकट कौन सा हुआ था? गोल और पीला। इसका मतलब प्रभाविता किसमें थी? गोल के कारक में और पीलेपन के कारक में प्रभावी था दोनों का कारक, इसलिए वही लक्षण प्रकट हुआ। तो ये प्रभाविता का नियम है जो मेंडल ने अपने एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर ही दे दिया था। अगर आपसे परीक्षा में उदाहरण सहित पूछा जाए तो आपको एक संकर संकरण का ही उदाहरण यहां पर प्रस्तुत करना है। एक संकर संकरण प्रयोग आपको, जैसा अभी हमने रफली इसको किया था, क्या देखो क्या लिखोगे आप? नोट्स बनाएंगे इन चीजों का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से नोट्स तैयार होते हैं, तो आप इस मेहनत को समझना। 12th क्लास के स्टूडेंट्स, परीक्षा की दृष्टि से यही पीपीटी स्लाइड आपके काम आने वाली है। समझाने को तो बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जहां पर नियम समझाए गए हैं, लेकिन नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन आपको बहुत कम लोग होते हैं जो नोट्स के साथ यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं। आप इन चीजों के महत्व को समझें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में। देखिए आप ध्यान दें, उदाहरण के लिए क्या लिखना है आपको आगे। उदाहरण के लिए, जब शुद्ध लंबे पादप का, ये का है, का संकरण शुद्ध बोने पादप से करवाया जाता है, जैसा कि हमने समझा है, तो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त विषम युग्मजी संतान, विषम युग्मजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक कारक कैपिटल टी, एक कारक स्मॉल टी है, में एक कारक कैपिटल टी लंबे पादप से तथा दूसरा कारक स्मॉल टी बोने पादप से प्राप्त होता है, बिल्कुल फैक्ट है। परंतु लंबेपन का कारक कैपिटल टी जो होता है वो प्रभावी होता है, और बोनेपन का कारक स्मॉल टी जो कि अप्रभावी होता है, को अभिव्यक्त नहीं होने देता है। फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी में सभी पादप क्या होते हैं? लंबे होते हैं। तो ये अपना पूरा ऊपर तो नियम दिया और नीचे उस नियम की एक्सप्लेनेशन भी दे दी कि ऐसा उसने क्यों कहा। तो ये है पूरा प्रभाविता का नियम। इस प्रभाविता के नियम को हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। ये एक संकर संकरण प्रयोग में F1 पीढ़ी तक का फ्लो चार्ट बनाया गया है, इसको आप ध्यान दें। हम पढ़ चुके हैं, ज्यादा हम इस पे समय नहीं देंगे, आपको पता है सब कुछ। शुद्ध लंबे का कारक कैपिटल टी और शुद्ध बोने का कारक स्मॉल टी जब क्रॉस होता है तो फर्स्ट जनरेशन की जो संतानें होती है उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही कारक आ जाते हैं, लेकिन संतानें केवल लंबी होती है। इसका कारण यह होता है कि ये कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी पर क्या होता है? प्रभावी होता है। तो ये था प्रभाविता का नियम। यहां तक आप नोट्स बनाएंगे और फेयर करेंगे और इसको याद करेंगे, क्योंकि यहां से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और जब 3 नंबर का मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप तभी लिख पाएंगे जब आपके पास नोट्स हैं और आपने इसको याद कर रखा है। आपको समझ में आ गया लेकिन आप 4 लाइन भी नहीं लिख पाते हैं इसके ऊपर, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नियम की बात करते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब देखिए, युग्मकों की शुद्धता का नियम इसको क्यों कहा, हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि इसी नियम को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो 2 अन्य नाम कौन कौन से? देखिए, परीक्षा में आपसे पहला तो आपसे मोस्टली युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर पृथक्करण के नियम के नाम से भी प्रश्न को पुटअप कर लेता है। तो युग्मकों की शुद्धता का नियम को ही पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है विसंयोजन का नियम। का पढ़ा जाए इसको, विसंयोजन का नियम। ठीक है, तो तीनों नामों से आ सकता है परीक्षा में, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम होता क्या है? देखिए, इसको मैं परिभाषा पर बात करूंगा, हालांकि ये मैं आपको स्लाइड ओपन कर देता हूं कि क्या क्या है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले इसके एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं, जो एक संकर संकरण प्रयोग का पूरा ये चार्ट है, इसके द्वारा फिर वापस उस स्लाइड पर आएंगे। अभी आपको लिखना नहीं है कुछ भी, आप सिर्फ समझें। यहां तक हम बात कर चुके थे, विषम युग्मजी संतानें हमको यहां पर प्राप्त हो गई थी। अब मेंडल क्या कहता है कि, क्योंकि मेंडल ने पहले नहीं कहा, पहले उसने सिर्फ स्वपरागण करवाया, स्वपरागण करवाने पर उसने ये रिजल्ट देखा, हम एक संकर संकरण प्रयोग में इसको पढ़कर आए हैं। ये जब रिजल्ट उसको प्राप्त हुआ, ये बोनापन का पादप इसको जब वापस मिला, तो इस आधार पर उसने कल्पना की। अब कल्पना वो कैसे कर सकता है? वो दर्शन शास्त्री था। दर्शन शास्त्र का मतलब यही होता है, दर्शन शास्त्र में इस बात की विशेष उनको अभ्यास होता है कि जो चीजें नहीं दिखाई दे रही है उस पर भी वो अपनी जो बुद्धि होती है वहां तक पहुंच करके उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो मेंडल ने जब ये बोनापन का लक्षण यहां पर दिखा, तो मेंडल वापस फ्लैशबैक में जाता है कि यार हुआ क्या होगा, कैसे ये बोनापन का लक्षण फर्स्ट जनरेशन में तो नहीं था, लेकिन सेकंड जनरेशन में बोनेपन का लक्षण आ गया। तो मेंडल एक कल्पना करता है कि यार हुआ क्या होगा। तो
तो मेंडल अपनी कल्पना में देखता है कि भाई कारक जो है जोड़े में होते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन में एक कारक तो निश्चित तौर पर कैपिटल टी इधर से लंबेपन से आया था, एक बौने पादप से आया था, यानी फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट था। लेकिन जब इसमें दोबारा जनन कराया गया तो स्वाभाविक बात है ना, यहां युग्मक बने होंगे तो ये कारक वापस अलग अलग हो गए होंगे। तो मेंडल कहता है कि ऐसा हुआ है कि युग्मकों के निर्माण के समय जो कैपिटल टी और स्मॉल टी जोड़े में जो कारक प्रेजेंट थे F1 जनरेशन के पादपों में, युग्मकों के निर्माण के समय नर युग्मक और मादा युग्मक के निर्माण के समय ये दोनों कारक वापस क्या हो जाते हैं, अलग अलग होकर के अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। जैसे एक युग्मक में कैपिटल टी आ गया, एक युग्मक में स्मॉल टी, ऐसे मादा पादप में भी एक युग्मक में कैपिटल टी आ गया, एक युग्मक में स्मॉल टी आ गया। बात आ रही है क्या समझ में? ठीक है, ये तो पहली बात, इसीलिए मेंडल ने इसको पृथक्करण का नियम भी कहा। अब आ रही होगी आपको बात समझ में कि शुद्धता के नियम को पृथक्करण का नियम क्यों कहा गया है। इसलिए कहा गया है, मेंडल यहां पर समझा रहा है, इस केवल एक पादप के आधार पर वो फ्लैशबैक में जाकर इस बात को समझा रहा है कि विषम युग्मजीय संतानें जो होती है F1 पीढ़ी की, उसके अंदर जो कारक होते हैं वो युग्मक निर्माण के समय पृथक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। यह है पृथक्करण का नियम। अब मेंडल आगे कहता है कि अब क्या होता है कि जो युग्मक चले गए, नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक, अब जब निषेचन होता है तो ये युग्मक वापस क्रॉस होते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये क्या संयोग होगा, ये परिस्थितियों पर ही डिपेंड होगा, लेकिन वापस संयोग इनका जरूर होगा, नर युग्मक मादा युग्मक से क्रॉस होगा। तो इस प्रकार से ये जो युग्मक अलग अलग हुए हैं, इन युग्मकों का वापस से क्या होता है, संयोजन होता है। जैसे मान लीजिए ये भी संयोग बन सकते हैं, 4 प्रकार के संयोग यहां पर आप देख रहे हैं। कैपिटल टी से क्रॉस हो सकता है या कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस हो सकता है। सेम यहां पर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से और ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी से क्रॉस हो सकता है। तो इस प्रकार के संयोग बनते हैं, यानी ये वो वापस से पुनः संयोजन करते हैं और ये संयोग प्राप्त होते हैं। और इसी के कारण एक संयोग स्मॉल टी का बन जाता है, जिससे बौनेपन का लक्षण पुनः प्रकट हो जाता है। बातें समझ में आ रही है क्या? यानी कि जो युग्मक पृथक हुए थे वो युग्मक वापस मिल जाते हैं, इसीलिए इसको विसंयोजन का नियम भी कहा मेंडल ने। क्या कहा? विसंयोजन का नियम भी कहा। आप बस शांति से सुन लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सब्र तो रखना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि सब्र रखे बिना काम नहीं चलता है। स्किप कर दोगे तो, मैं तो वैसे ही बहुत फास्ट बोल रहा हूं, अगर आप स्किप कर दोगे तो पता नहीं कौन सा शब्द जो है वो स्किप हो जाए और नुकसान हो जाए। ठीक है, चलो 2 बातें तो समझ में आ गई, पृथक्करण का नियम क्यों कहा गया और विसंयोजन का नियम क्यों कहा गया। तीसरा जो हमने मुख्य हेडिंग डाला है, शुद्धता का नियम। शुद्धता का नियम क्यों कहा गया? शुद्धता का नियम कहने का मेंडल का कारण यह रहा कि यहां देखिए, फर्स्ट जनरेशन देखिए आप, स्मॉल टी और कैपिटल टी पूरी एक जनरेशन साथ साथ रहते हैं। अब ये कारक इस कारक के साथ रहा है ना, पूरा एक जीवन साथ जिया है ये पादप, है ना, एक जनरेशन में साथ रहे हैं ये। तो निश्चित तौर पर अगर लंबे के साथ बोना रहेगा तो यहां ये संभावना है कि यार इसका कुछ जीन्स इसके अंदर आ जाए और इसमें भी लंबेपन का लक्षण आ जाए, है ना। होता है कि नहीं होता है? मान लीजिए कोई 2 दोस्त हैं, एक दोस्त कोई व्यसन करता है, एक दोस्त बिल्कुल व्यसन नहीं करता है ना। कोई भी, जैसा आजकल मान लीजिए कोई सिगरेट पीता है फॉर एग्जांपल, है ना, तो और एक नहीं पीता है क्योंकि इसको पता है कि यार सिगरेट जो है वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। लेकिन ये जो बालक है, इसके साथ ये बालक रहता है, लगातार रहता है 6 महीने 1 साल, तो कभी कभी हो सकता है कि जो नहीं पीता है उसके मन में भी आ जाए कि यार पी के तो देखते चलो होता क्या है ना। तो इस प्रकार से साथ साथ जब रहते हैं तो एक के लक्षण दूसरे के लक्षण में कुछ मात्रा में ट्रांसफर हो ही जाते हैं। तो यहां पर भी स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ रहा है, तो स्वाभाविक बात है, इस बात की संभावनाएं बनती है कि स्मॉल टी में कैपिटल टी के कुछ लक्षण आ जाए, यानी कि स्मॉल टी में भी लंबेपन का लक्षण प्रकट हो जाए, लंबेपन के कुछ कारक कुछ जीन्स आ जाएं। परंतु यहां पर एक बात सिद्ध हो गई कि स्मॉल टी भले ही यहां काफी समय तक कैपिटल टी के साथ रहा, यहां, लेकिन जब वो स्मॉल टी के साथ वापस आया तो उसने शुद्ध रूप से बोनेपन का ही लक्षण प्रकट किया, इसमें कोई भी लंबेपन का लक्षण नहीं आया। यानी कारक जब नेक्स्ट जनरेशन में अपने लक्षण प्रकट करते हैं, जीन्स जब नेक्स्ट जनरेशन में अपने लक्षण प्रकट करते हैं, तो बिल्कुल शुद्ध रूप से अपने लक्षण प्रकट करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है संदूषण नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई संकरण मिलावट
लक्षणों में नहीं होती है। शुद्ध रूप से जब स्मॉल टी बौनेपन का कारक था और जब ये स्मॉल टी के साथ क्रॉस होता है तो ये शुद्ध रूप से बौनेपन का ही लक्षण प्रकट करता है, इसमें कहीं भी लंबेपन का लक्षण प्रकट नहीं होता है। इसलिए मेंडल ने इसको शुद्धता का नियम भी कहा था। तो ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि शुद्धता का नियम क्या है। अब एक एक लाइन पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, युग्मकों की शुद्धता का नियम दो नामों से जाना जाता है, पृथक्करण का नियम और विसंयोजन का नियम। अब आप नोट्स बनाएंगे यहां से वापस, है ना। यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है, यह बात भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद परिभाषा में हम पढ़कर आए कि इस नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के समय युग्म विकल्पी के दोनों कारक, बताया अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में, दोनों कारक अलग अलग होकर युग्मकों में चले जाते हैं तथा निषेचन के फलस्वरूप जब इनका पुनः संयोजन वापस मिल रहे हैं, देखो पुनः संयोजन होता है तो प्रत्येक कारक शुद्ध रूप से अपना लक्षण प्रकट करता है। ये सारी बात अपन ने अभी समझी है उस स्लाइड में। तो यही है मेंडल का युग्मकों की शुद्धता का नियम। उदाहरण के द्वारा मेंडल समझाता है कि जब एक संकर संकरण प्रयोग में F1 पीढ़ी में प्राप्त संततियों में कारक विषम युग्मजीय अवस्था में होते हैं, जो युग्मक निर्माण के समय पृथक पृथक होकर युग्मकों में चले जाते हैं, समझा हमने। निषेचन के फलस्वरूप इनका पुनः संयोजन होता है तथा F2 पीढ़ी प्राप्त होती है और F2 पीढ़ी में प्रत्येक कारक शुद्ध रूप से अपना लक्षण प्रकट करता है और यही कारण है कि F2 पीढ़ी में बौनेपन का लक्षण पुनः प्रकट हो जाता है। तो ये पूरी बात आपको लिखनी है, हमने समझ चुके हैं उस स्लाइड में, जो हमने एक संकर संकरण का पूरा स्लाइड अभी देखा था उसमें। यहां से आप नोट्स बनाएंगे और उसके बाद फिर ये वाला चार्ट बनाएंगे, तो पूरा 3 या 4 नंबर का जो प्रश्न अगर आपका यहां से बनता है तो यहां पर क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये बातें तो हो गई। अब लास्ट नियम बचता है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं टॉपिक की शुरुआत में ही कि यह नियम मेंडल ने या मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। यह हम बात पहले ही कर चुके हैं। अब द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है, कैसे, उस पर आगे बात करते हैं। तो देखिए कि यह नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपर्य, इस बार हम दो जोड़ी लक्षणों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं ना, क्योंकि एक जोड़ी पर तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम अप्लाई ही नहीं हो सकता है। ये द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर दिया गया था, जिसमें मेंडल ने दो जोड़ी लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया था। तो मेंडल कहता है कि इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले शुद्ध जनक पौधों के मध्य, ध्यान से पढ़िएगा परिभाषा, शुद्ध जनक पौधों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। सीधी परिभाषा है। देखिए बात क्या कह रहा है मेंडल, इसको थोड़ा और विस्तार देते हैं, बाद में हम ये जो उदाहरण लिखा है इस पर वापस आएंगे, अभी आपको लिखना नहीं है, पहले अपन इस उदाहरण को समझ लेते हैं। देखिए ये बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। मेंडल ने दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए, गोल पीले बीज और झुर्रीदार हरे बीज। गोल का जो कारक रहा वो कैपिटल आर रहा और पीले का कैपिटल वाई। इसी प्रकार झुर्रीदार का स्मॉल आर और हरे का स्मॉल वाई। तो जो युग्मक बने वो आर वाई, आर फॉर गोल के लिए, वाई पीले के लिए, यहां स्मॉल आर झुर्रीदार के लिए, स्मॉल वाई हरे के लिए। तो फर्स्ट जनरेशन तक आपको पता है कि यहां पर 100% विषम युग्मजी गोल व पीले बीज वाले पादप प्राप्त होते हैं, क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रभावी होता है जबकि स्मॉल आर और स्मॉल वाई अप्रभावी होता है, इसलिए ये दोनों अभिव्यक्त नहीं हो पाते हैं, केवल ये अभिव्यक्त होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं झुर्रीदार और हरे का कारक प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको विषम युग्मजी कहा गया है। ये बातें तो आप पढ़ चुके हैं द्विसंकर संकरण प्रयोग में। मेंडल स्वतंत्र अपव्यूहन में क्या कहता है? मेंडल स्वतंत्र अपव्यूहन में कहता है कि ये जो गोल और पीले का जो कारक है ना आर और वाई, और इधर भी झुर्रीदार और हरे का जो कारक है स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये इस जनरेशन में साथ साथ है। इस जनरेशन में दोनों कारक क्या हैं? साथ साथ है। लेकिन मेंडल कहता है कि ये जरूरी नहीं कि नेक्स्ट जनरेशन में भी ये साथ साथ ही जाए। ये साथ साथ जा सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये बाध्य नहीं है। क्या बाध्य नहीं है? कि आर केवल वाई के साथ ही प्रकट हो, ये बाध्य नहीं है। जैसे मान लीजिए गोल पीले के साथ प्रकट हो सकता है, ये जनक पीढ़ी का लक्षण है। आर और वाई नेक्स्ट जनरेशन में साथ साथ आया है, आ सकता है, कोई दोहराई नहीं है। इसी प्रकार ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई का जो लक्षण है
वो भी नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज साथ साथ जा सकता है, कोई दोहराई नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार ये आर वाई के साथ ही प्रकट होगा, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही प्रकट होगा, हर बार ये जरूरी नहीं है। क्योंकि मेंडल ने यहां पर दो संकर लक्षण भी देखे थे, आपको पता है, गोल और हरे। तो अब यहां क्या हुआ कि यहां से तो आर का कारक आया है, लेकिन ये क्रॉस किसके साथ हो गया, स्मॉल वाई के साथ, दोनों ही स्मॉल वाई आ गए, तभी जाकर के तो हरा होगा ना, नहीं तो फिर पीलापन का लक्षण आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आर और वाई आपस में स्वतंत्र है, आर वाई के साथ प्रकट हो सकता है, गोल पीले के साथ प्रकट हो सकता है, लेकिन कंडीशंस ये भी बन सकती है कि आर वाई के साथ प्रकट ना होकर के यहां स्मॉल वाई के साथ प्रकट हो सकता है, यानी गोल और हरे भी, गोल जो है वो हरे लक्षण के साथ भी नेक्स्ट जनरेशन में अभिव्यक्त हो सकता है। सेम जैसे यहां झुर्रीदार हरे के साथ अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन ये झुर्रीदार जो है, सॉरी पीछे चलते हैं वापस, ये झुर्रीदार जो है ये हरे के साथ प्रकट ना होकर के, ये झुर्रीदार हरे के साथ प्रकट ना होकर के, हरे रंग के साथ प्रकट ना होकर के इधर पीले रंग के साथ भी नेक्स्ट जनरेशन में अभिव्यक्त हो सकता है। तो आपको बातें समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों जो लक्षण हैं ये आपस में स्वतंत्र हैं। एक लक्षण की वंशागति का प्रभाव दूसरे लक्षण की वंशागति पर नहीं पड़ता है ना। झुर्रीदार का प्रभाव हरे पे नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि पक्की दोस्ती भाई झुर्रीदार जाएगा तो हरे के साथ ही जाएगा, नहीं तो जाएगा ही नहीं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। झुर्रीदार हरे के साथ भी नेक्स्ट जनरेशन में प्रकट हो सकता है और झुर्रीदार पीले के साथ भी नेक्स्ट जनरेशन में प्रकट हो सकता है, क्योंकि ये आपस में स्वतंत्र हैं और एक लक्षण की वंशागति का प्रभाव दूसरे लक्षण की वंशागति पर नहीं पड़ेगा, यह कहता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब देखिए बार बार में आप देख रहे थे कि कुछ स्लाइड आ रही थी, वो वैसे ही आपके इस नियम को, अब अगर आप मटर के पौधे से बोर हो गए हो तो इसको ह्यूमन पे अप्लाई करते हैं अपन, है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इसको ह्यूमन पर अप्लाई करते हैं। अब ह्यूमन पर जब अप्लाई करते हैं तो वही बात, मान लीजिए यहां पर आप देख रहे हैं ये दंपति जिसमें एक पुरुष है यानी ये है पिता और एक स्त्री है यानी ये है माता, ठीक है। इनका जो है ये माता पिता ये जनक है और इनकी संतानें जन्म लेती, लेकिन इनका लक्षण देखिए आप। अब वैसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही समझे क्योंकि ये आपकी सिलेबस में तो है नहीं, बस अपन जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है उसको ह्यूमन पे अप्लाई करके देख रहे हैं। कैसे, मान लीजिए कि यार ये जो है जो पिता है ये इसका वर्ण जो है, रंग जो है वो क्या है, वही बात क्या है, गोरा है, क्या है, गोरा है। लेकिन माता जो है ना इसका वर्ण क्या है, इसका वर्ण आप देख सकते हैं ये सांवला है, ठीक है, ये रंग सांवला, ठीक है। लिख ही दिया, कोई बात नहीं। यहां पर आप देख सकते हैं इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई अपेक्षाकृत कम है, ठीक है। तो ये लंबा है और माता जो है उसकी हाइट कम है ना। पिता की हाइट क्या है, ज्यादा है ना, लंबा है, लंबा है। माता जो है उसकी हाइट क्या है, कम है। आज पिता को सुंदर दर्शाया गया है ना, कभी कभी पिता को भी सुंदर दर्शाना पड़ेगा क्योंकि हर बार माता ही सुंदर हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, कुछ राइट्स पिता के पास भी हैं सुंदर दिखने के। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात क्या हो रही है कि अब इनकी संतानें कैसी होगी। तो भाई पिता का जो गोरेपन का लक्षण और लंबेपन का लक्षण है वो नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है, एज इट इज जा सकता है बिल्कुल। अगली संतानें लंबी और गोरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। या फिर माता का लक्षण एज इट इज जा सकता है, यानी अगली संतान जो है सांवली और कम हाइट वाली हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो जनक के लक्षण एज इट इज आ गए। लेकिन मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है? मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यह कहता है कि जरूरी नहीं कि जो बच्चा गोरा होगा वो लंबा भी होगा ऐसे ही, और यह भी जरूरी नहीं कि जो बच्चा सांवला होगा वो कम हाइट का होगा यानी बौना भी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इनके लक्षण आपस में स्वतंत्र हैं, यानी ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो लंबा हो, यानी लंबेपन का लक्षण कहां से आया, पिता से, लेकिन सांवला है, लंबा और सांवला भी हो सकता है, यानी सांवलेपन का कहां से आ गया, माता से। यानी इस बार ये लंबा
इस गोरे के साथ प्रकट ना होकर के किसके साथ प्रकट हो गया, सांवले के साथ प्रकट हो गया, क्योंकि ये आपस में स्वतंत्र, ऐसा नहीं है कि यार लंबा गोरा ही होगा, लंबा सांवला भी हो सकता है, तो ये लक्षण यहां से आ गया। सेम कंडीशन ये बोना है, यानी माता से आ गया है, लंबाई का लक्षण माता से आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब लंबा बोनापन का लक्षण आया है माता से तो फिर रंग का लक्षण भी माता से ही आए, ऐसा नहीं है। रंग का लक्षण और बोनेपन के लक्षण में कोई बाइंडिंग नहीं है। माता से अगर लंबाई का लक्षण आया है तो पिता से रंग का लक्षण आ गया, यानी ये संतान कम लंबाई वाली लेकिन गोरी हो सकती है। तो इस प्रकार से भी आप इन बातों को समझ सकते हैं। यही है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आशा करता हूं मेंडल के तीनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। जो स्लाइड छोड़ी थी वहीं पर चलते हैं कि आपको नोट्स कैसे तैयार करने हैं। देखिए, हमने यहां तक बात कर ली थी, इस बात को हमने एक्सप्लेन भी कर लिया कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों, जैसे आप कोई सा भी ले सकते हैं, पीला, गोल पीला, झुर्रीदार हरा, या गोरा, लंबा, सांवला और बोना, कोई सा भी ले सकते हैं, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले शुद्ध जनक पौधों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई होगी। प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। उदाहरण वही मटर वाला। उदाहरण के लिए, जब मटर के गोल व पीले, अब आपको नोट्स बनाने एज इट इज, पीले बीज वाले पौधों का संकरण झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों से करवाया जाता है तो F2 पीढ़ी में जनक लक्षण कौन कौन से, गोल पीले और झुर्रीदार हरे तो आएंगे ही सही, के साथ साथ संकर लक्षण यानी गोल हरे और झुर्रीदार पीले वाले पादप भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार F2 पीढ़ी में कुल 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं जो आपने देखे हैं। इसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, आप पहले ही समझ चुके हैं, तो उधर से नोट्स बनाकर इसको छाप लेंगे एंड इसको छापने की कोई आपको आवश्यकता, ये तो आप लिख ही लोगे। इसके बाद जो स्लाइड थी ये, इसको आपको छापने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो हमने मेंडलिज्म को ह्यूमन पर अप्लाई करके देखा था। मेंडल ने तो अपने सारे प्रयोग जो हैं वो मटर के पादप पर किए थे, लेकिन उसको आज हम किसी भी जीवधारी पर, चाहे वो मनुष्य है, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, किसी पर भी अप्लाई हम कर सकते हैं। तो वही काम हमने यहां पर थोड़ा करके देखा था। आशा करता हूं मेंडल के आनुवंशिकता के नियम आपको पूरी तरह से समझ में आ चुके होंगे। अब कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए पर्याप्त है। नमस्कार, बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ।